गरीब सुमन ने बड़ी मुश्किलों का सामना करके अपने दोनों बेटे सूरज और रवि की शादी करवाई थी। सुमन की दोनों बहुएं भी गरीब परिवार से थी, इसलिए सुमन कभी भी अपनी बहुओं को भला बुरा नहीं कहती। पर घर आए रिश्तेदार सभी सुमन के कान भरते हैं। अरे सुमन, तू इतनी भोली है, इसीलिए तू गरीब रह गई और तेरे दो बेटे थे, तूने अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ क्यों की? अरे कैसे ना करती बहन, मेरे दोनों बेटे जवान हो गए हैं और वैसे भी बड़ी मुश्किलों से तो पैसों का इंतजाम हुआ था। अगर इस साल शादी नहीं करती तो वो पैसे भी खर्च हो जाते। अब तुझे कौन दिमाग दे सुमन? अरे तेरे दो बेटे थे, पहले एक बेटी की शादी करती और मोटा दहेज मांगती और उसी दहेज से अपना घर बनवा कर दूसरी बेटी की शादी कर लेती और उससे भी मोटा दहेज लेती। इस तरह से तेरी गरीबी भी खत्म हो जाती। मुझे इन सब की जरूरत नहीं है बहन, क्योंकि मैं खुद बहुत गरीब हूँ, इसीलिए समझ सकती हूँ। और वैसे भी मेरी बहुएं भी बहुत गरीब है पर बहुत संस्कारी, इसीलिए मुझे दहेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुमन के रिश्तेदार सुमन को बार बार भड़काने की कोशिश कर रहे थे और दहेज मांगने के लिए कह रहे थे, पर सुमन है जो अपने रिश्तेदारों की बात ही नहीं मानती। तभी वहाँ सुमन की दोनों बहू दिव्या और नैना आ जाती है और दोनों जब देखती है कि उनके घर आए रिश्तेदार उसकी सास के कान भर रहे हैं तो दोनों बहन आपस में बातें करने लगती है। नैना, अब हमें ना जादू का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना जिस तरह से ये रिश्तेदार हमारी माँ जी के कान भर रहे हैं, शायद माँ जी इनकी बातों में जल्दी आ जाएंगी। फिर देर किस बात की दीदी, आप चुटकी बजाकर इनकी जुबान बंद कर दो और मैं चुटकी बजाकर इनकी याददाश्त मिटा दूंगी। और जब ये दोनों घर जाएंगे तो इन्हें खुद के सामने रखे हुए पैसे भी नजर नहीं आएंगे और फिर सब इन्हें पागल कहेंगे, तब आएगा मजा। इस तरह से दूर खड़ी नैना और दिव्या चुटकी बजाकर अपने घर आए रिश्तेदारों की याददाश्त मिटा देती है और उनकी जुबान भी बंद कर देती है, जिसके बाद उस औरत को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराई अपने घर जाती है, जहां वो अपनी तिजोरी खोलती है और देखती है कि उसकी तिजोरी खाली है। ये देखकर वो औरत चिल्लाने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, जिसके बाद वो औरत अपनी बहू बेटों को तिजोरी के पास लाकर खड़ा कर देती है और खाली तिजोरी दिखाने लगती है। माँ जी, क्या हो गया है आपको? आप हमें तिजोरी क्यों दिखा रही हैं? सब ठीक तो है ना? माँ, में इशारे समझ नहीं आते, कुछ बोलो, आखिर क्या परेशानी है? माँ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है। भरी हुई तिजोरी देखकर बेकार में ही मेरे मायके वालों ने इतना मोटा दहेज दिया। उस औरत के बेटे बहू उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन के घर में राशन खत्म हो जाता है। ये देखकर सुमन बड़ी परेशान होती है और तभी वहाँ नैना आकर अपनी सास से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आपने मुझे अभी तक बताया नहीं आज खाने में क्या बना है। वो बहू, तू मुझे थोड़ा सा समय दे, राशन खत्म हो गया है, मैं अभी किराने की दुकान से राशन लेकर आ जाती हूँ। अपनी सास की परेशानी देखकर नैना भी परेशान हो जाती है और आंखें बंद करके अपनी बहन को मन ही मन याद करती है। दीदी, राशन खत्म हो गया है और माँ जी बहुत परेशान है, वो दुकान से उधार राशन लेकर आए, उससे पहले आपको मदद करनी होगी माँ जी की। मैं यहाँ माँ जी के सामने आपका जादू नहीं कर सकती। दिव्या अपनी बहन की आवाज सुन लेती है और अपने कमरे में बैठी चुटकी बजाकर अनाज का भंडार भर देती है। पर माँ जी, अनाज भंडार तो भरा हुआ है, फिर आपको कौन सा राशन लेने जाना है? अरे ये कैसे हो सकता है, ये अनाज भंडार कैसे भरा हो सकता है? अभी तो मैंने देखा था यहाँ अन्न का एक दाना नहीं था, ये सब कैसे हो गया? माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अच्छा, आप जाकर आराम कीजिए, आज मैं आपका मनपसंद का खाना बना दूंगी। सुमन को कुछ समझ नहीं आता और ना ही उसे अपनी आंखों पर विश्वास होता है। अब सुमन वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन की दोनों बहू इसी तरह से अपने घर को चलाती। ऐसे ही एक दिन सूरज परेशान ऑफिस से घर आता है। सूरज को परेशान देखकर दिव्या सूरज से कहती है, क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं दिव्या, ऑफिस में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई और इसलिए मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया। तुम तो जानती हो ना माँ के ऊपर कितना कर्जा है। माँ ने वो कर्जा हमें पढ़ाने के लिए लिया था, पर लगता है माँ ने जो कर्जा हमारे लिए लिया
वो हम कभी नहीं चुका सकेंगे। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परेशान सूरज सारी रात नहीं सो पाता, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अपने बीमार पति को देख अब दिव्या से रहा नहीं जाता और वह अपने पति को ठीक करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करती है। पर तभी वहाँ उसकी सास सुमन आ जाती है, जो दिव्या को जादू करते हुए देख लेती है। ये तो क्या कर रही थी बहू? मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा तू सूरज के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। बहू सच बता, तू कोई काला जादू तो नहीं जानती? नहीं माँ जी, मैं कोई काला जादू नहीं जानती। मैं तो बस सूरज जी की तबीयत ठीक कर रही थी। पर तू बिना दवाई के सूरज की तबीयत कैसे ठीक कर सकती है? अब सुमन दिव्या से सवाल जवाब करने लगती है। दिव्या के पास सुमन के किसी भी सवालों का जवाब नहीं होता और वो डर जाती है। पर तभी वहाँ नैना आ जाती है, जो चुटकी बजाकर सुमन के सामने पैसों का ढेर लगा देती है। ये देखकर सुमन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद नैना अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि हम दोनों बहनें जादुई हैं। हम दोनों के ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है। अगर मेरी दोनों बहुएं जादुई हैं तो वो इतने दिनों से इस गरीब घर में क्यों रह रही थी? क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिताई? माँ जी, हम जादू का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए नहीं कर सकते। बस यही वजह है कि हम गरीबी में जी रहे हैं और हमारा जादू लंबे समय तक नहीं रहता। बस हमारा जादू उतने ही समय तक रहता है जितनी देर हमें इस जादू की जरूरत होती है। माँ जी, आपसे एक विनती है, आप अपने अलावा हमारी इस जादू की रात को किसी से मत बताना। अगर ऐसा हुआ तो हमारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। और एक बात माँ जी, हमें आपकी याददाश्त को मिटानी होगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आपकी जान खतरे में है। अगर ऐसी बात है तो तुम अपने जादू का सही इस्तेमाल करना और तुम मेरी याददाश्त मिटा सकती हो। शुक्रिया माँ जी हमें समझने के लिए, पर आपको हमारे साथ अभी अपने कमरे में जाना होगा। ठीक है बहू। इस तरह से सुमन के कहने पर नैना और दिव्या अपनी सास की याददाश्त मिटा देती है और एक बार फिर अपनी जादुई शक्तियों की मदद से नैना अपनी सास को कुछ पैसे देती है और उन पैसों से सुमन अपना सारा कर्ज उतार लेती है। और इस तरह से मुसीबत आने पर ही सुमन की बहुएं अपने जादू का इस्तेमाल करती हैं। कुसुम देवी अपने परिवार के साथ एक बड़े से बंगले में रहती थी। कुसुम का एक ही बेटा था, अनुज, जिसने हिना नाम की मुस्लिम लड़की से परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। कुसुम अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे मजबूरन हिना को अपने घर की बहू स्वीकारना पड़ता है, लेकिन कुसुम दिल से हिना को अपनी बहू नहीं मानती थी। ऐसे ही एक दिन हिना किचन में खाना बना रही थी, तभी वहाँ कुसुम आती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या बना रही है? तो अजीब सी खुशबू आ रही है। कहीं मांस मच्छी बनाने का तो इरादा नहीं है ना तेरा? अरे नहीं माँ जी, मैं तो सोयाबीन कबाब बना रही हूँ। मांस मच्छी तो मैंने तभी छोड़ दिया था जब मेरी शादी हो गई थी। फिर तो अच्छी बात है कि तूने हमारे घर के तौर तरीके को अपना लिया। वैसे जल्दी से खाना बना दे, मुझे भूख लग रही है। और हाँ, नवरात्र आने वाले हैं, याद दिलाना पड़ेगा या फिर पता है इसके बारे में कि क्या होता है क्या नहीं? नहीं नहीं माँ जी, मुझे नवरात्रों के बारे में सब कुछ पता है। दरअसल भले ही मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरी सारी सहेलियाँ ना हिंदू थी, इसीलिए मुझे नवरात्रों के बारे में सब पता है कि कैसे पूजा की जाती है, कैसे व्रत रखा जाता है, कैसे कन्या पूजन की जाती है, सब कुछ मालूम है। तो आप ना निश्चिंत रहिए, ये नवरात्र के दिनों में सारी तैयारी ना मैं अकेले खुद ही कर लूंगी। आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चलो बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। तो बाकी ध्यान रखना कि अगर तूने कुछ शिकायत का मौका दिया ना मुझे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे बेटे की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब नवरात्रों का दिन आ रहा था। हिना जोर शोर से नवरात्रों में माता रानी की चौकी बैठाती है और इन दिनों बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखती है। नवरात्रों में कुसुम 9 दिन का व्रत रखती है। ऐसे ही नवमी वाले दिन हिना सुबह सुबह उठकर पूरे घर और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके कन्या पूजन का प्रसाद बनाती है। तभी वहाँ कुसुम की पड़ोसन आती है और प्रसाद की खुशबू सूंघ कर कहती है, अरे वाह कुसुम, तेरे घर में तो बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बन रहा है। क्या बात है, बहुत लाखों में एक लेके आई है तू। भले ही मुस्लिम है तेरी बहू, लेकिन घर के कामकाज में, संस्कारों में ना लाखों में एक है। तेरे घर में प्रसाद भी बन गया, बाकी लोगों के घर में तो अभी काम ही हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे मोहल्ले में सबसे पहले तू ही कन्या पूजन करवाएगी।
तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ मेरी बहू ने अकेले किया है? अरे मैं भी तो लगी हुई हूँ सुबह से। मेरे घर में हमेशा सबसे पहले कन्या पूजन होती है, तो इस बार भी वही होगा जो परंपरा शुरुआत से चली आ रही है। उसे थोड़ी ना जाने दे सकती हूँ। आजकल के बच्चे तो मानते ही नहीं है हम सब बूढ़े पुरानों की ये सारी परंपरा। वरना आजकल के बच्चे ना परंपरा रीति रिवाज माने तो फिर गैर धर्म में जाके शादी नहीं करते। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं ये कहने आई थी कि अगर तेरे घर में कन्या पूजन हो जाए तो तू कन्याओं को मेरे घर भेज देना। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर कन्या पूजन करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन हिना की अम्मी हुमैरा बेगम का फोन आता है। हिना अपनी अम्मी से बात करने लगती है। तभी हुमैरा कहती है, बेटा हिना, मुझे ये बताना था कि अब कुछ दिनों में रमजान आने वाले हैं, तो तू हर साल रमजान के रोजे रखती है, इस बार भी रखेगी क्या? हाँ अम्मी, क्यों नहीं। निकाह होने के बाद हम अपना रोजा तो नहीं छोड़ सकते ना। हमें तो सारी फेस्टिवल पसंद है, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। वो सब तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सास तुझे रमजान करने से मना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर कभी रमजान का रोजा नहीं रख पाएगी। एक बार अपनी सास से इस बारे में बात कर ले। अगर वो खुश है और उनको कोई आपत्ति नहीं है तो तू रोजा रख ले, वरना अब तेरी शादी हो चुकी है। जैसे तेरे ससुराल वाले तुझे कहते हैं तो वैसा ही कर। हमारा क्या है, हम तो मायके वाले हैं। बेटी का गुजारा मायके में नहीं बल्कि ससुराल में ही होता है। जैसा वो कहे तो वैसा ही करना। माँ, आप ना फालतू का टेंशन ले रही हैं। आप नहीं जानती, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। वो मुझे रमजान का रोजा रखने से मना नहीं करेंगी, बल्कि वो तो यही कहेंगे कि हिना तुझे जो दिल करता है तू वो कर। ठीक है, वो तो तू बात कर ले, उसके बाद मुझे फोन करके बता देना। थोड़ी देर बाद हिना जाकर अपनी सास से रमजान के बारे में बात करती है। तभी कुसुम कहती है, सारा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है क्या? अरे तेरी शादी हो चुकी, तुझे पता तो होना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं। हमारे धर्म में ये रोजा वोजा ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए अब अगर रहना है हमारे साथ तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। लेकिन माँ जी, अगर मैं रोजा रख लेती हूँ तो इससे मेरे संस्कार थोड़ी ना बदल जाएंगे। मेरे मन में आपके प्रति जो प्यार और व्यवहार का मान सम्मान है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। बस मैं रोजा बचपन से करती आ रही हूँ तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि शादी के बाद आपके रीति रिवाज और मेरे तीज त्योहार को भी अपने साथ लेकर चलूं। देख, एक बात मैंने तुझे पहले समझाया था और अभी भी समझा रही हूँ। मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठा के ले जा सकती है। लेकिन माँ जी, रोजा रखने से दिक्कत क्या हो जाएगी? घर के सारे काम मैं समय से करूँगी। बस मुझे उस घर में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। देख, मेरे घर में मुस्लिम धर्म के भगवान की पूजा पाठ नहीं होगी और मैं इस बारे में और बहस नहीं करना चाहती। इस बात को तू अब समझ जा, समझी? इतना बोलकर कुसुम अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। कुसुम पूरी तरह से जिद पे थी। वो नहीं चाहती थी कि हिना रमजान के रोजे रखे। ऐसे ही एक दिन हिना उदास होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी अनुज वहाँ आता है और हिना अनुज को सारी बात बताती है। जिसके बाद अनुज कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ये घर छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे साथ अलग शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत समय से इस घर को संभालने की कोशिश कर रही हो, माँ का दिल जीतने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो है कि तुम्हें समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। यहाँ तक कि मुस्लिम होने के बाद भी तुमने नवरात्रि का त्योहार इतने अच्छे से मनाया, माँ को एक भी शिकायत का मौका नहीं दिया। अगर तुम माँ की खुशी में खुश हो तो क्या माँ का फर्ज नहीं बनता कि वो तुम्हारी खुशी में खुश रहे? अब बहुत हो गया, अब हम दोनों यहाँ से चल रहे हैं, हमें नहीं रहना यहाँ पर। कैसी बातें कर रहे? वो जैसी भी है हमारी माँ है और माँ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करती। और इसमें माँ की क्या गलती? जो चीज सालों से चलती आ रही है वो एकदम से कैसे बदल सकती है? ये तुम्हारा भोलापन है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो, वरना कोई और होती तो कब का मेरा घर तोड़ दिया होता। तभी वहाँ पर कुसुम आ जाती है और कुसुम अनुज और हिना की सारी बातें सुन लेती है। हिना की सारी बातें सुनने के बाद कुसुम खुद पर शर्मिंदगी महसूस करती है और वो हिना से माफी मांगते हुए कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। तू हमेशा मेरे घर को जोड़ने की कोशिश करती रही और मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही। आज मुझे एहसास हो गया कि अगर इंसान सही तो धर्म और जात पात बिल्कुल मायने नहीं रखता। भले ही मुस्लिम धर्म की है, लेकिन तू दिल से और मन से बड़ी अच्छी है। हिना भी सारे गिले शिकवे भुलाकर अपनी सास को गले लगा लेती है। जिसके बाद हिना अब हंसी खुशी रमजान के रोजे अपने ससुराल में रखती है। विक्रम का अपना खुद का साड़ी का शोरूम था। उसके पास काफी लोग थे काम करने के लिए,
पर उनमें से किसी को भी साड़ी पहननी नहीं आती थी और ना ही वो लोग कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच पाते थे। इसलिए विक्रम खुद अपनी साड़ी को बेचने के लिए ग्राहकों से डील किया करता था। अरे मैडम, आप इतनी सुंदर है, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको ये साड़ी लेने में? साड़ी तो अच्छी है पर ये साड़ी उल्टे पल्ले की है और मैं तो सीधे पल्ले की साड़ी बांधती हूँ। अरे मैडम, बस इसलिए आप इतनी सुंदर साड़ी को रिजेक्ट कर रही हैं? आपको इस साड़ी को पहनने का मैं तरीका बताता हूँ। इतना बोलकर विक्रम उस औरत को साड़ी पहनने का सही तरीका बताता है और साड़ी पहनकर दिखाता है। विक्रम को साड़ी में देखकर वहाँ बैठी औरतें हंसने लगती है। भैया, तुमने तो हम औरतों को भी साड़ी पहनने में पीछे छोड़ दिया। आखिर इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से पहननी सीखी तुमने? अब क्या करूँ मैडम, मेरा तो काम ही ऐसा है कि अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखानी पड़ती है। वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब जब आपने मुझे साड़ी पहनने का सही तरीका बता ही दिया है तो इस साड़ी को पैक भी कर दीजिए। इस साड़ी को लेकर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है मैडम। ये साड़ी स्पेशल आपके लिए ही बनी है। इस तरह से विक्रम साड़ी की दुकान पर अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखाता है। ये सब कुछ मोहल्ले की पड़ोसन देख लेती है और गली में आकर ढिंढोरा पीटने लगती है। अरे बहन, हमारा विक्रम तो साड़ी पहनना बहुत अच्छे से जानता है। नेहा की तो किस्मत ही खुल गई, साड़ी पहनने वाला पति जो मिल गया। अरे बहन, क्यों मजाक कर रही हो? भला विक्रम आदमी होकर साड़ी क्यों पहनेगा? अरे बहन, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो विक्रम की दुकान पर खुद जाकर देख लो कि ऐसे वो अपने ग्राहकों को साड़ी पहन पहन कर दिखाता है। पर जो भी कहो, विक्रम साड़ी में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से अब गली के पड़ोसी आपस में बात करके हंसने लगते हैं और तभी नेहा घर से बाहर निकलती है। नेहा को देखकर औरतें नेहा के पास जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। नेहा बहू, तूने बताया नहीं तेरा पति साड़ी पहनता है? आप ये क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए ना। नेहा बहू, अब इतनी अनजान मत बन। अब मुझे समझ आ गई तू अपने पति से रोज रात को लड़ती क्यों है। अब जिस औरत का पति साड़ी पहनता है वो बेचारी कर भी क्या सकती है। अपने मोहल्ले की औरतों की ऐसी बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पड़ोस की आंटियों को जवाब देकर घर में वापस चली जाती है। ये आंटी लोग अपने आप को समझती क्या हैं? इनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब किसी न किसी घर की चुगली करती ही रहती हैं। अरे अपना घर तो संभाला नहीं जाता इन लोगों से, दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती हैं। आने दो विक्रम को, आज उनकी खैर नहीं। उनकी वजह से ही मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। गुस्से में आग बबूला नेहा विक्रम के आने का इंतजार करती है और रात को जब विक्रम घर आता है। नेहा डार्लिंग, आज बहुत भूख लगी है, कहाँ हो? खाना बनाया नहीं? मर गई तुम्हारी नेहा डार्लिंग, अब ना बाहर जाके खाना खा लेना। अरे पर हुआ क्या, तुम इतनी नाराज क्यों? आखिर तुम अपनी इन हरकतों से कब आ जाओगे? अरे तुम्हारे शोरूम में और भी तो लोग होंगे ना, वो साड़ी पहनाकर नहीं दिखा सकते क्या कस्टमर को? तुम ही रह गए हो क्या कस्टमर को खुश करने के लिए? और अगर साड़ी पहनने का इतना ही ज्यादा शौक है ना तुम्हें, तो ये पैंट शर्ट छोड़ के ना साड़ी पहनना शुरू कर दो। नेहा बस भी करो, हर समय लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। और मैं अपने कस्टमर को साड़ी पहनकर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरा शोरूम है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक मेरी दुकान से खाली जाएं। तुम्हें ना सिर्फ अपने कस्टमर की पड़ी है, मेरी इज्जत की कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। तुम्हें पता है मोहल्ले वाले ना मुझे ताने सुना रहे हैं। तुम्हारी बातों से लगता है आज भी मुझे तुम्हारी बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। विक्रम नेहा की बातों से नाराज होकर घर चला जाता है और बाहर से खाना खाकर आता है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं पर नेहा का गुस्सा शांत नहीं होता, जिसके बाद विक्रम नेहा को मनाने की कोशिश करता है। नेहा यार, मान भी जाओ। चलो ठीक है, मैं अब से अपने ग्राहकों को साड़ी पहनकर नहीं दिखाऊंगा। अब तो खुश हो? प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी साड़ी नहीं पहनोगे। तुम्हें मालूम है इन सारी चीजों की वजह से ना मुझे बहुत सुनने को मिलता है। और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? दुकान में कुछ औरतें रख लो जो ग्राहक को साड़ी पहनकर दिखा सके। मैं सब समझ गया, अब मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज ही जा रहा हूँ शोरूम में और वहाँ पोस्टर लगा देता हूँ कि मुझे कुछ साड़ी पहनने वाली औरतों की जरूरत है। विक्रम नेहा के लिए दुकान में अपने ग्राहकों के सामने साड़ी पहनना बंद कर देता है और दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा देता है। बड़ी मुश्किलों से उसे एक औरत मिलती है। साड़ी तो तुमने अच्छी पहनी है, पर मेरे शोरूम में तुम्हारा एक ही काम होगा। जो भी ग्राहक आएंगे तुम्हें उन्हें सही तरीके की साड़ी पहनकर दिखानी होगी ताकि हमारे कस्टमर हमसे साड़ी ले सकें। इसलिए तुम मुझे हर तरीके की साड़ी पहनकर दिखाओ। अब विक्रम उस औरत का टेस्ट लेता है और वो औरत अपने टेस्ट में पास हो जाती है, जिस वजह से विक्रम उस औरत को अपने शोरूम के लिए रख लेता है।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जब भी साड़ी पहनकर दिखाने की बारी आती तो वो औरत उल्टे सीधी साड़ी पहनकर ग्राहकों को दिखाती, जो कि कस्टमर को पसंद नहीं आती और वो बिना साड़ी लिए दुकान से चले जाते। तुम्हें इतने अच्छे से साड़ी पहननी आती है, पर फिर भी तुम अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए कस्टमर के सामने उल्टी सीधी साड़ी पहनती हो, जिस वजह से कस्टमर बिना साड़ी लिए ही भाग जाते हैं। साहब, साड़ी के ऊपर दोबारा साड़ी पहनकर दिखाना कोई आसान काम नहीं होता। तो किसने कहा तुम्हें साड़ी पहनकर आने के लिए? घर से सूट पहनकर आओ या कुछ और। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करना सर, पर मेरे ससुराल में साड़ी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। इतना बोलकर वो औरत खुद काम छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से एक बार फिर विक्रम खुद अपने कस्टमरों को साड़ी पहनकर दिखाता है। पर तभी वहाँ नेहा आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके बाद नेहा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और शोरूम के अंदर ही अपने पति पर गुस्सा होने लगती है। तुम नहीं सुधरने वाले ना। कसम खा रखी है तुमने कि तुम मेरी नाक कटवा कर ही रहोगे। पहले तो सिर्फ मोहल्ले की औरतें ही बोलती थी मुझे, और अब तो रिश्तेदार भी मुझे ताने देने लग गए हैं। वो भी कहने लगे हैं कि नेहा का पति साड़ी पहनता है। आखिर अपनी हरकतों से कब आ जाओगे तुम? कैसे बेशरम इंसान हो यार तुम। कानों पे जूं तक नहीं रेंगती तुम्हारी। नेहा सभी के सामने विक्रम को खड़ी होटी सुनाकर चली जाती है। विक्रम को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सब विक्रम के दुकान में काम करने वाला राजू देख लेता है और घर जाकर नेहा को सारी बात बताता है। मैडम, आपको ऐसे सबके सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आप नहीं जानती कुछ दिनों से शोरूम नुकसान में जा रहा है, और सर ने जिस औरत को काम पर रखा था वो औरत भी अचानक से काम छोड़कर चली गई। दुकान खाली पड़ी हुई थी, इसलिए जब एक आधी कस्टमर आए तो सर ने खुद साड़ी पहनकर उन्हें दिखाया। और मैडम जी, विक्रम सर अकेले नहीं है जो अपनी दुकान में साड़ी पहनकर कस्टमर को दिखाते हैं। आप और दुकान में भी जाकर देख सकती हैं। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब नेहा जब विक्रम से मिलने शोरूम जाती है तो वो दुकान में देखती है कि किस तरह से सभी दुकान वाले अपने ग्राहकों को लहंगा साड़ी पहनकर दिखा रहे हैं। अब नेहा को समझ आ जाता है कि विक्रम ऐसा क्यों करता है, जिसके बाद वो अपने पति से माफी मांगती है और फिर कभी उस पर इस चीज को लेकर नहीं भड़कती और ताने देने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है।